नमस्कार साथियों, ज्ञान विद्या चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्तर भारत का एक प्रमुख राजवंश था गुर्जर प्रतिहार, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रमुख वंशावली जो है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उनकी यशोगान गाथाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने सबसे शक्तिशाली, मैं मानता हूँ कि मौर्य और गुप्त जो है उनके बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर थे वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। उनके समकालीन हमें कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने चारों तरफ से आक्रमण झेलने पड़े थे, लगातार तुर्कों से इनको आक्रमण झेलना पड़ा। और तब जाके जो मिडाइवल काल जो है, मध्यकालीन जो भारत है उसमें तुर्कों का जो काल है, अगर ये इनको थोड़ा सा एक सूत्र में बंधे रहते, जैसे राष्ट्रकूट पाल, और ये अगर एक सूत्र में बंधे होते तो मैं नहीं मानता कि कभी भारत पर विदेशियों का अधिकार होता। इसी क्रम में हमने सबसे पहला जो शासक था वो नागभट्ट प्रथम पढ़ा था, फिर वत्सराज पढ़ा था, फिर नागभट्ट द्वितीय पढ़ा था। ये गंगा नदी में समाधि ले लेता है। फिर एक रामभद्र होता है और इसके बाद में मिहिर भोज होता है। मिहिर भोज जो होता है उसकी दो उपाधियां होती है, एक प्रभास, एक आदिवरा है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे मिहिर भोज की। मिहिर भोज उपाधियां, मिहिर भोज, प्रभास, और इसकी दो उपाधियां हमें मिलती है आपकी आदिवरा है। 836 से 883 इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसके अभिलेख मिलते हैं हमें। एक अभिलेख इसका मिलता है आपका वराह ताम्रलेख। वैसे वराह का अर्थ होता है सुअर, ताम्रलेख, वराह ताम्रलेख। ठीक है, ये मिहिर भोज का प्रथम लेख है। इसमें कन्नौज को महोदय नगर कहते हैं, कहा गया है। कहा गया है, ठीक है। महोदय नगर से निर्गत किया था, यहाँ से निर्गत किया था, सॉरी थोड़ा सा बताने में, कन्नौज से निर्गत किया गया है। पहला अभिलेख है मिहिर भोज का और ये महोदय नगर से निर्गत किया गया था। दूसरा इसे मिलता है अपना ग्वालियर अभिलेख। गुर्जर प्रतिहारों के विषय में इसकी जानकारी मिलती है।
ग्वालियर विलेज से हमें गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, इनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, और इसकी जो एक उपाधि थी ये वाली आदि वराह। राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, धार्मिक उपलब्धियां, तो ये विषय में जानकारी हमें मिलती है। इसकी एक उपाधि मिलती है आदि वराह है, इसी में थी ये। इस लेख पर कोई तिथि अंकित नहीं है। अंकित नहीं है। ये था आपका ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख। इसमें इसकी ये जो उपाधि है प्रभास, इसका उल्लेख है, इसी में है ये उपाधि जो है ना, वो इसी में है, दौलतपुर अभिलेख में। मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है, या प्रभास का उल्लेख है। एक इसका मिलता है पंजाब कब से हुआ अभिलेख। पंजाब का पे हुआ अभिलेख। इसमें हमें घोड़ों के क्रय विक्रय में लगने वाले बाजारों का उल्लेख मिलता है। घोड़ों की क्रय विक्रय में लगने वाले बाजारों का उल्लेख मिलता है। एक बार देख लीजिएगा, मिहिर भोज 836 से 883 से ही प्रभासवादी अभिलेख, इसका अभिलेख है, ये इसका प्रथम लेख है। ये कन्नौज को मोदय नगर कहते हैं, और कन्नौज को युद्धों की क्रीड़ा स्थली भी कहते हैं, से निर्मित किया गया था। ग्वालियर विलेख में गुर्जर प्रतिहारों के विषय में उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उपलब्धियां थी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसकी ये उपाधि मिलती है आदि वराह। इस लेख पर कोई तिथि अंकित नहीं है। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है। पंजाब के पेहो अभिलेख में घोड़ों के क्रय विक्रय में लगने वाले बाजारों का हमें उल्लेख मिलता है। ये थी इसकी मुख्य बातें। एक दो बात और है, इसके बाद में एक राजा और है जिसके बारे में हम अध्ययन करके गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसको समाप्त इतिश्री कर देते हैं। उसके सिक्कों पर वराह शिरोधारी, मिहिर भोज के जो सिक्के के सिक्कों पर हमें वराह शिरोधारी मनुष्याकृति अंडरलाइन कर लेना इसको भी। सिक्कों पर वराह शिरोधारी मनुष्याकृति इस बात का सूचक है कि वह विष्णु का आक्रमण कर अगस्त से भी अधिक चमका। सिक्कों पर आप ये देख लो, उसके सिक्कों पर सूर्य चक्र एक मिलता है, सूर्य चक्र, यानी सूर्य के चक्र से भी ज्यादा चक्रवर्ती शासक घोषित करते हैं ये।
बेसिक सी बात है, अपनी ये दो बातें आप ध्यान में रखो। वराह शिरोधारी मनुष्याकृति और सूर्य चक्र किसके सिक्कों पर हमें मिलता है? मिहिर भोज के सिक्कों पर हमें मिलता है। सुलेमान जो है वो मिहिर भोज को जुर्ज कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, जुर्ज कहा है। कौन कहता है? सुलेमान। कुछ इतिहासकार सुलेमान द्वारा वर्णित मोर बताते हैं, ये अल मसूदी की हम कह सकते हैं। अल मसूदी जो है ये बोर कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लेना, लिख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। मिहिर भोज अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता था। देखो सीधी सी बात है, ये सत्य नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि सब ये क्या नाम आपका सुलेमान ये कहता है कि मिहिर भोज अरबों को सबसे बड़ा राजा मानता था। मिहिर भोज अरबों को सबसे बड़ा राजा मानता था, अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता था। ये बात कहता है सुलेमान। ये कभी अपने पक्ष की बात करेगा, बड़ाई करेगा, हालांकि ये बात जो है वो संभवतः सत्य नहीं है। कुछ किताबों में ये लाइन लिखी गई है, लेकिन ये मैं मानता हूँ ये सत्य की नहीं है। मैं क्या, इतिहासकार भी ये मानते हैं कि ये बात जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद में राजा बनता है आपका महेंद्र पाल। महेंद्र पाल इसकी उपाधि हमें मिलती है सकल। बड़ी उपाधि है थोड़ी सी, सकल कला निलय निर्भय राज। कला निलय निर्भय राज। ठीक है। इसकी राज्यसभा में राजशेखर निवास करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी राज्यसभा में राजशेखर निवास करते थे, जो इसके राजकवि भी थे और राज गुरु भी थे। ये दोनों थे इसके। राजशेखर जो थे वो इसके राजकवि भी थे और राज गुरु भी थे। ये महेंद्रपाल की राज्यसभा में निवास करते थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल को, ये जो राजशेखर है इन्होंने महेंद्रपाल को 2 या 3 नामों से कहते थे या उपाधियां दी थी। निर्भय राज, ये इंपोर्टेंट आप लिख लेना। रघुकुल तिलक, निर्भय राज, रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीण। मणि। इसके बाद में राजा आता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम
राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराज धीराज रघुवंश मुक्तामणि कहा है, मुक्तामणि कहा है। कन्नड़ लेखक पंपा जो था ये इसको गुर्जर राज कहा है। गुर्जर राज कहा है। इसके काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। भारत आया, ठीक है। महेंद्रपाल इसकी उपाधि सकल कला निर्णय निर्भय राज था। राजशेखर इसके दरबार में निवास करते थे, जो इसके राजकवि भी थे और राजगुरु भी थे। राजशेखर इसको निर्भय राज, रघुकुल तिलक और रघु ग्रामणी कहते हैं। महिपाल जो है वो इसको राजशेखर इसके दरबार में भी थे, महिपाल प्रथम के, और महिपाल को आर्यवर्त महाराजा धीराज और रघुवंश मुक्तामणि कहते हैं। कन्नड़ जो लेखक था पंपा, वो इसको गुर्जर राजा कहते हैं या गुर्जर राज कहते हैं। इसके काल में एक अरब यात्री सुलेमान जो था वो भारत आया था। महिपाल के बाद में महेंद्रपाल द्वितीय राजा बनता है। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में विजयपाल, कुछ समय तक ये होता है। इसके बाद में राज्यपाल के बाद में राजा बनता है आपका त्रिलोचन पाल और यशपाल। और इसके बाद में राजा बनता है यशपाल, ठीक है। ये गर्मशः शासक होते हैं। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। किसके समय? राज्यपाल के समय। महमूद गजनवी जो है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है, ये ध्यान में रखना। किसके समय करता है? राज्यपाल के समय करता है। महमूद गजनवी जो है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है। यशपाल जो था, यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत थे
इनके सामंत बहुत शक्तिशाली राजा थे। या आप अंदाजा देख लो, 712 से लेकर 1192 तक लगातार ये संघर्ष करते रहते हैं। हालांकि अनेक राजपूत जातियां होती है, वो भी इनके सामंत थे, जैसे चंदेल इनके सामंत थे, गहरवाल, चौहान, चंदेल, गहरवाल, चौहान, ये इनके सामंत थे। ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अरबी यात्री जो है वो ये कहते हैं, अरबी यात्रियों के अनुसार अरबी यात्री आते हैं भारत में और वो ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों के पास सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के पास सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। ये कौन कहते हैं? अरबी यात्री। ये महिपाल के बाद के जो शासक होते हैं, महेंद्रपाल देखिए, विजयपाल, राज्यपाल के समय में गजनवी आक्रमण करता है, त्रिलोचनपाल और यशपाल, ये गुर्जर वंश का अंतिम शासक होता है। गुर्जर प्रतिहार के सामने ये तीन जो राजपूत थे, चौहान, चंदेल और गहड़वाल जो है इनके अभिलेखों पे जलकर के साक्ष्य मिलते हैं। ये काफी बार पूछा गया है, ये आप लिख लेना कि गहड़वाल किस वंश पर जलकर के साक्ष्य मिलते हैं, तो गहड़वालों के जो है ना उस पे मिलते हैं। ये आपका गुर्जर प्रतिहार भारतीय इतिहास के हिसाब से संपूर्ण हो गया है। मुख्य बातें अगर कुछ बची हुई है तो हम अगले वीडियो में संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।